नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 न्यूज़ प्रदेश पर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां पर हमने देखा कि तमाम शहरों में गिरावट तो रही है, लेकिन कैसा रहा कुल मिला के आज का बाजार का हाल, समझते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है। पूजा, हमें ये बताएं कि आखिर निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी का आलम तो हमें आज दिखा ही दिया है, लेकिन ये बताएं कि जिस तरह से सेंसेक्स निफ्टी में तेजी रही है, ओवरऑल एक्शन आज कहां रहा? जी, आज हमने देखा, जैसे कि आप बता भी रही थी, कि निचले स्तरों से बाजार में शानदार रिकवरी देखी गई है। और निफ्टी की अगर बात करेंगे तो करीब करीब 160 अंक रिकवर होकर बंद हुआ और सेंसेक्स में 600 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी देखी गई है। और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे थे कि दिन भर कमजोरी थी, लेकिन फिर आखिरी में वहाँ पर भी करीब 1.5% की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी भी क्लोज हुआ। आज तेल और गैस शेयरों में और एनर्जी और IT जो पैक थे उनमें काफ़ी मजबूती देखी गई। वहीं रियल्टी और फार्मा शेयरों में दिन भर दबाव में कमजोरी, आज दबाव में इन्होंने कारोबार किया है। अगर टॉप निफ्टी गेनर्स की बात करेंगे तो आज ONGC में शानदार मजबूती देखी गई, करीब करीब 10% की मजबूती आज ONGC में देखी गई थी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी आज ऊपर थे। आज इनके जो Q2 के आंकड़े जारी किए थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इसके चलते आज प्राइवेट बैंकों में अच्छी तेजी थी और इंडसइंड बैंक उसको लीड कर रहा था। इसके अलावा कोल इंडिया में अच्छी तेजी थी और IOC में भी आज शानदार तेजी देखने को मिली है। लूजिंग साइड पे बात करेंगे तो आज सिप्ला कमजोर था, निफ्टी का टॉप लूजर। उसके बाद हिंडाल्को, श्री सीमेंट और सन फार्मा। निफ्टी लूजर में टॉप जो स्टॉक्स थे जहां पर कमजोरी देखी गई उसमें दोनों फार्मा शेयर के ही नाम हैं। अब आते हैं मिड कैप स्पेस से, तो मिड कैप में आज पावर शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसमें पहले तो टाटा पावर और अदानी पावर, ये दो पावर स्टॉक्स थे जो कि टॉप गेनर थे आज। उसके अलावा आदित्य बिरला फैशन, आरती इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आज देखे गए हैं। और मिड कैप लूजर्स पे अगर नज़र डालेंगे तो ओबराय रियल्टी, ICICI सिक्योरिटीज़, डालमिया भारत और भारत फोर्ज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली है आज के सेशन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक भी थे जहां पर कि अच्छी तेज़ी देखी गई थी। और सरकारी बैंकों में भी आज मोमेंटम अच्छा था। इसमें अगर हम स्टॉक्स पर नज़र डालें तो PSU बैंकिंग से, निफ्टी बैंक से इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक थे जहां पर कि शानदार तेज़ी देखने को मिली है। और आज अगर कुछ ऑटो स्पेस की बात करेंगे तो अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे ऑटो स्पेस में जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का दिन। शुक्रिया पूजा तमाम मार्केट अपडेट के लिए। लेकिन चलिए, 18 न्यूज़ स्वदेश के लॉन्च पर तमाम मंत्रियों ने और कॉर्पोरेट्स ने बधाई दी है, एक एक करके आपको वो सुनाते हैं। तो सबसे पहले 18 न्यूज़ स्वदेश के लॉन्च पर पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बधाई दी है, और आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। ET नाउ स्वदेश जो नया चैनल लॉन्च किया जा रहा है उसको मेरी शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि एक नया डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डेवलपमेंट फोकस का एक टीवी चैनल होगा, एंड आई हैव एवरी कॉन्फिडेंस दैट द ट्रेडिशन दिस टेलीविजन ग्रुप हैज एस्टैब्लिश्ड। आप सबको शुभकामनाएं भी। मुझे बहुत खुशी है कि जो निवेशक हिंदी समझते हैं, शेयर बाजार में अंग्रेजी समझने वाले बहुत निवेशक थे, लेकिन अब हिंदी समझने वाले भी बहुत निवेशक आ रहे हैं, तो उनको हिंदी चैनल से बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी शुभकामनाएं। मैं ET नाउ देखता हूँ, ET नाउ हिंदी भी बहुत अच्छा चैनल है। देश के साथ बढ़ो आगे और देश को आगे बढ़ाओ। मेरी उम्मीद इस चैनल से ये है कि जो चीजें हम दूसरे चैनल पे देखते हैं उससे कुछ हटके करें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पहलू दिखाएं हम लोगों को, दर्शकों को, और वो देखने के बाद उनको सिर्फ न्यूज ना मिले बट उनको व्यूज मिले, उनको एनालिसिस मिले, बिकॉज न्यूज तो आप कॉमन प्लेस मिलता है। तो उम्मीद ये होगी कि आप कुछ अलग करके दिखाएं जो कि आम चैनलों पे हमें नहीं। चलिए अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की ओर, जहां पर चिप की कमी से जूझ रही मारुति ने आने वाले त्योहारी सीजन में अच्छी डिमांड की उम्मीद जताई है। और कंपनी के सीनियर ED शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि चिप की कमी कब दूर होगी ये कहना मुश्किल है। अगर हम डिमांड साइड के पैरामीटर्स का जिक्र करें
तो डिमांड साइड पैरामीटर्स जो इंक्वायरी लेवल है कंज्यूमर्स की तरफ से या जो बुकिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी है। तो उस लिहाज से हमें थोड़ी सी खुशी है कि जो मार्केट में जो बाजार में डिमांड है वो इस समय अच्छी है, एंड आई थिंक it will continue to be like this for some time, at least till the festive season. लेकिन दूसरी तरफ एक जो सप्लाई साइड का इश्यूज है वो अभी भी एक दिक्कत वाली बात बनी हुई है इंडस्ट्री के लिए। ग्लोबल जो चिप शॉर्टेज है उससे सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि आलमी तौर पे ये इस पे असर पड़ा है सप्लाई की साइड पे, एंड आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर इंडिया ऑल्सो। ये जरूर है कि इस साल हमारा मार्केट शेयर करीब 5% कम हुआ है, 48 से 43% के करीब हुआ है अगर हम आंकड़े देखें अप्रैल से सितंबर के। तो इसकी कई वजह लोग बताते हैं और मेरे ख्याल में वजह एक नहीं काफ़ी सारी वजह हैं। एक वजह जो लोग बताते हैं वो कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन की शॉर्टफॉल रही है, जो कि सप्लाई जो चिप शॉर्टेज है वो मारुति सुजुकी को सितंबर में ज़्यादा इफेक्ट करी, हम अगस्त में ज़्यादा इफेक्ट करी, और ऑल्सो मई में हमारी फैक्ट्री बंद रही वो कोविड के चलते। तो ये 3 चीज़ों की है कि प्रोडक्शन की वजह एक बड़ी वजह है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि ये डीजल से जो हम निकले हैं, तो डीजल आज की डेट में 17 से 20% के करीब है मार्केट में, तो हम 80% मार्केट में खेल रहे हैं, इसीलिए ये मार्केट शेयर पे थोड़ा सा प्रेशर है। दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आई थिंक इस बार जो सबसे बड़ी बात है और जो आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि एसयूवी सेगमेंट में एक्चुअली अगर हम उसको बारीकी नजर से देखें तो एसयूवी सेगमेंट में हमारा मार्केट शेयर कम है। चलिए, तो तमाम खबरों की अपडेट हमने आपको दे दी है, लेकिन अब कल की तैयारी आपको कराने का वक्त आ गया है, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। तमाम फंडामेंटल्स पर आपको आज सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी, और साथ ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आज तमाम सवालों पे जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। और आशीष जी, सबसे पहले आपसे सवाल होगा, कल की तैयारी के लिहाज से आपने कल के ट्रेड के लिए क्या क्या ट्रिगर्स पकड़े हैं? यही सवाल नीलेश जी से भी करूंगी आगे चलकर, लेकिन आशीष जी शुरुआत आपसे। जी, मेरा मानना है कि ग्लोबल फैक्टर्स कैसे भी हों, जो भारतीय बाजारों में एक बायंसी का दौर बना हुआ है वो जारी रहेगा। जैसे आज भी बाजार बहुत निराशा के साथ खुले थे, पर जब बंद हुए तो ऑलमोस्ट हाई पे बाजार बंद हुए। बिल्कुल। और मेरा मानना है ये जो ट्रेंड है वो बिल्कुल आगे भी रहेगा। कल भी मेरी ओर से बाइंग की सलाह रहेगी। अच्छा। और अभी इतना कुछ ग्लोबली हो रहा है जिसका जो कमोडिटीज में बूम आया हुआ है उसका भी काफी बेनिफिट भारतीय कंपनियों को मिलने वाला है, तो मैं आगे और डिस्कस करें। चलिए नीलेश जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी, तो बताएं कल के लिहाज से क्या लेवल्स देखते हैं आप बाजार में, और कल की दशा और दिशा क्या होगी, किस तरफ होगी? जी बिल्कुल, देखिए बाजार का जिस हिसाब से मूड एंड माहौल बदला है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट की वीकनेस के बावजूद हमारे इंडियन इक्विटीज ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। और जैसा कि मैं अभी सुन पा रहा था कि बाजार में अगर हम देखें तो आज के सेशन में जिस हिसाब से रिकवरी हमको देखने को मिली है, मेरा ये मानना है कि निफ्टी इंडेक्स में 18,000 के पार के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। और एक न्यू हाई हमको निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, हो सकता है इसी सप्ताह हमें देखने को मिले। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इंटरेस्टिंगली जो एक लगाड़ था वहां पे एक हमको आउट परफॉर्मर साबित हो रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, और साथ ही साथ पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल बैंकिंग भी फोकस में होगा। एक फाइनेंशियल सेक्टर एज ए होल की बात करें तो कल के लिए हमको ये लगता है कि वहीं पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी पीएसयू सेक्टर्स है, पीएसयू स्टॉक्स है लाइक कोल इंडिया, आईओसी, ओएनजीसी, इन्हीं सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट पे फोकस करना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट में हमें ये लगता है कि नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स के लिए बहुत ही शानदार तेजी हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव करें। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स जो हमने ऑलरेडी सुझा दिए कि बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है कि 38,000 के पास जैसे निकलेगा 38,500 और 39,000 तक के भी मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए सेक्टर्स के लिहाज से आपके चार्ट में किस तरह की चीजें दिखाई दे रही है जिसको लेकर आप कम से कम पीएसयू पे बहुत ज्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं?
देखिए पीएसयू स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, कोल इंडिया अपने ऑल टाइम हाई लेवल से अभी भी करेक्टेड लेवल पे ट्रेड हो रहा है, काफी करेक्टेड 20-30% अभी भी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है और अपने आईपीओ लेवल से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो इतनी अच्छी डिविडेंड डील होने के बावजूद ये पर्टिकुलर काउंटर मैं कहूंगा पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ सारी ही पीएसयू स्टॉक्स, आज ओएनजीसी में 10% का उछाल हमने देखा था, तो उस पर्टिकुलर काउंटर में गिरावट हो तो खरीदारी करने की सलाह होगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे ही सेक्टर्स ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं, जबकि पीएसयू सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पीएसयू में अभी भी काफी अच्छा मूव ऑन द हाई साइड हमें देखने को मिल सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक रैली मिस कर चुके हैं, ये सोचना चाहिए कि यहाँ से अभी और बड़ा मूव आना बाकी है। तो यहाँ पे अगर और गिरावट होती है तो डेफिनेटली उसका यूज करना चाहिए पोजीशन बनाने के लिए। और करंट लेवल पे डेफिनेटली जो स्टॉक्स हमने सुझाए हैं, चाहे वो ओएनजीसी हो, आईओसी हो, कोल इंडिया हो, साथ ही साथ एनटीपीसी हो, और पावर सेक्टर एक दूसरा सेक्टर है जो नया सितारा उभर के निकल रहा है। उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर हम देखें तो टाटा पावर इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें काफी बड़ा पॉजिटिव मूव अभी भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। बजाज चाहे ऑल टाइम हाई लेवल पे हो, लेकिन ये सारे सेक्टर है जो अभी भी पिछड़ रहे हैं, यहाँ पे अभी भी मूव हमको देखने को मिल सकता है। आशीष जी, आपका क्या कहना है पूरे पीएसयू पैक पे और खासतौर से पावर सेक्टर की जो दिक्कतें हैं यहाँ पर, ये इसको नए लेवल्स पर लेके जा रही है, लेकिन ये कितना लंबा और चलेगा, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो पीएसयू जो यहाँ पे भी कमोडिटी प्लेस है वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे कोल इंडिया की बात अभी हम कर रहे थे, तो कोल इंडिया के लिए इतने सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो जो कोल का जो स्टॉक है या जो इन्वेंट्री है वो सिर्फ 4 या 5 दिन का बचा है पावर प्रोजेक्ट्स के पास में। अब यदि देखा जाए तो यदि इन पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, यदि उन्हें कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो उन्हें स्पॉट मार्केट में जाकर कोल खरीदना पड़ेगा। तो इसके कारण से जो कोल के दाम है, चूंकि ग्लोबल मार्केट्स में भी कोल के दाम बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं, तो भारत में भी अब कोल के प्राइसेस में फिनोमिनल राइज देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल कोल इंडिया एक बहुत अच्छा बैट रहेगा, मुझे लगता है अभी अगले एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो कोल इंडिया में बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही इसके अलावा ओएनजीसी भी मेरा एक पिक रहेगा। मेरा मानना है एक नई टेरिटरी में ओएनजीसी एंटर हुआ है, और क्योंकि उसके पीछे क्रूड ऑलमोस्ट $80 है, गैस के प्राइसेस में राइज देखने को मिला है, तो बिल्कुल ओएनजीसी एक आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और तीसरा स्टॉक में एक स्मॉल कैप है डीसीडब्ल्यू, जिसमें ऑलमोस्ट आज 4 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम देखने को मिला। तो ये भी एक कास्टिक सोडा बनाने वाली कंपनी है, 1 लाख टन की कैपेसिटी भी है, और स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग तय है अभी इस लेवल पे। तो डीसीडब्ल्यू भी बाय किया जा सकता है इस लेवल पे, क्योंकि केमिकल जो सेक्टर में ऑपरेट करते हैं वहाँ पे भी जो भाव है वो आसमान को छू रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने अपने सुपर शेयर्स की पिक भी हमें बता दी है आशीष, इसी के चलते जहाँ पर ओएनजीसी और आपके मुताबिक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 160 का, और आप टारगेट यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं 170 का। साथ ही कोल इंडिया भी आपकी आज की पिक जैसा कि आपने मेंशन की, और 208 का टारगेट आप रेकमेंड कर रहे हैं। ये सुपर शेयर हैं आशीष की तरफ से। लेकिन नीलेश, आपके पास मैं आऊँगी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर मुझे आपके साथ बात करनी है। सबसे पहले तो मारुति की बात करते हैं, जहाँ पर हमारी एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक इस साल 5% जो है मार्केट शेयर घटा है मारुति का। लेकिन ओवरऑल इस स्टॉक की रीडिंग आपको क्या लगती है, कैसे लगती है? डिमांड के लिहाज से यहाँ पर आने वाले त्योहारी सीजन में तो कंपनी ने अच्छी डिमांड की आशंका जताई है हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए मारुति, और मैं साथ ही साथ कहूंगा ओवरऑल अगर ऑटो पैक की बात करें तो एक पिछड़ता हुआ सेक्टर है। जिस हिसाब से बाजार में मोमेंटम बना है, ये पर्टिकुलर सेक्टर में वैसा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। और लाजमी है, जिस हिसाब से ऑटो सेल्स नंबर हमने देखे हैं पिछले कुछ महीनों में, वो इतने आकर्षक नहीं रहे। और मारुति की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इसका अगर लेवल की बात करें निचले स्तरों से 6600 6700 के आसपास इसने अपना अच्छा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था। उसके बाद लगातार काउंटर एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, और यहाँ से मैं कहूँगा अगर कोई गिरावट होती है तो डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो पिक हो सकता है। और आने वाले समय में ऑटो सेल्स नंबर में सुधार डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और दिवाली के सीजन के पहले पहले मेरा ये मानना है कि अच्छे खासे अगर डिस्काउंट दें तो यहाँ पे भी एक अच्छे ऑटो सेल्स नंबर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ऑन द हाई साइड अगर हम लेवल्स की बात
बात करें तो 7600 से 7800 तक के लेवल हमें आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। और नीचे अगर स्टॉप लॉस देखें तो वो 6800 के आसपास निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई गिरावट होती है तो डेफिनेटली एक बाय एंड डिप की रणनीति का कैंडिडेट बन सकता है। बिल्कुल गिरावट होती है तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन आशीष जी देखिए, अगर हम देखें तो इस साल लगभग 5% मार्केट शेयर कम हुआ है। उत्पादन की बात करें तो अक्टूबर में लगभग 40% कम रहने का अनुमान है। एसयूवी सेगमेंट में अगर हम देखें इस बैंड का तो यहाँ पर भी मार्केट शेयर घटा ही है, और जिसके चलते ओवरऑल इम्पैक्ट तो पड़ने की गुंजाइश है ही, उसकी संभावना है ही। लेकिन दूसरी तरफ जो चिप की शॉर्टेज है, ये समस्या कब तक खत्म होगी, इसको लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। और मांग हालांकि आगे बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी हम इसको निर्धारित तौर पे नहीं कह सकते हैं कि तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या आप नीलेश की राय से इत्तेफाक रखते हैं स्टॉक पर? जी, सबसे पहले तो जो चिप की समस्या जो है, मेरा मानना है कम से कम 1 क्वार्टर ये समस्या और जारी रहेगी। तो आपको जो रेगुलर सप्लाई जनवरी से पहले नहीं है मिलने वाला। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो थोड़ा सा एब्जर्वेशन था इस बार की सेल्स में, मुझे लगता है कि ये सितंबर के नंबर्स को ना देख के आप अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन की सेल जरूर, जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाता है, आप देखेंगे एक अच्छा रोबस्टनेस इस बार देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल सेल्स में। क्योंकि अभी जो ओपन अप हो रहा है या जो जिस हिसाब से लोगों के पास में कैश इन हैंड बढ़ रहा है, तो वो ऑटोमोबाइल में उसका मेजर शेयर जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जरूर ये क्वार्टर, इस पर्टिकुलर मंथ के सेल्स नंबर यदि एक्सपोर्ट को छोड़ दिए जाए तो डोमेस्टिक साइड में बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं थे। फिर भी स्टॉक्स ने कोई बहुत बड़ा रिएक्शन कहीं पे भी नहीं दिखाया, क्योंकि मार्केट फैक्टरिंग कर रहा है कि अक्टूबर नवंबर के जो हफ्ते आएंगे वो काफी उम्मीद से बेहतर रहेंगे। तो मेरी सलाह इनफैक्ट किसी भी डिक्लाइन पे मारुति को वो बाय करने की रहेगी। और मेरा मानना है चूंकि इंडस्ट्री लीडर है तो सबसे पहले जो स्टॉक मूव करेगा वो मारुति सुजुकी का ही करेगा, और उसके बाद दूसरे स्टॉक्स का नंबर आएगा। तो ये मेरी सलाह ऑटोमोबाइल सेक्टर। चलिए, तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि मारुति सुजुकी में आपको गिरावट में खरीदारी का मौका मिलता है। लेकिन आशीष जी, एक खबर जो समझनी है मुझे आपसे, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को जो राहत मिली है, सरकार ने OTSC चार्ज को लेकर एफिडेविट दिया है। ये बताएं कि सरकार अब समझौते के लिए तैयार दिखाई दे रही है इन कंपनियों के साथ। इसके मायने क्या होंगे? चॉइस नहीं है। यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास में अभी जो टेलीकॉम कंपनी को यदि आपको सेव करना है और पर्टिकुलरली वोडाफोन आइडिया को सर्वाइवल देखना है, नहीं तो आपका एक बैंक सिस्टम और एक ड्यूपोली जैसी जो सिचुएशन बन जाती टेलीकॉम सेक्टर में भारत जैसे बड़े देश में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मेरा मानना है ये बहुत अच्छा समय है, आगे आने वाला समय टेलीकॉम कंपनीज के लिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी उनकी साइड से ही एक तरह से ऑपरेट कर रही है और उनको फैसिलिटेट कर रही है जो कैश फ्लो की हर्डल को पोस्टपोन करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ही प्रॉमिसिंग लगते हैं, बट मेरा मानना है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी नजर रखना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि कई सारे दूसरे प्रॉमिसिंग बिजनेसेस भी है, तो बिल्कुल उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो रिलायंस, वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल, तीनों पे मेरी पॉजिटिव ओपिनियन। नीलेश, आपकी क्या राय है इस खबर पर, और चार्ट्स के मुताबिक क्या सलाह? बिल्कुल मैं सहमति रखता हूं। देखिए, एक दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो बाजार की भी दिग्गज कंपनी है, और मैं बिल्कुल आरती जी से सहमति रखता हूं कि ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे हमें 3000 के लेवल एक बहुत ही जल्द, बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल सकते हैं। 26 के आसपास रिलायंस पहुंच चुका है, और यहाँ से अगर रिलायंस 3000 होता है तो डेफिनेटली निफ्टी में हमें 200 और 18,400 तक के लेवल मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर टेलीकॉम स्पेस की बात करें तो भारत एयरटेल डेफिनेट प्रीफर्ड पिक होनी चाहिए। हालांकि आइडिया में भी एक रिवाइवल की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, लेकिन भारतीय एयरटेल एक प्रीफर्ड पिक होगी जहां पे अभी भी हमें लगता है कि काफी अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। 800 क्या काउंटर ट्रेड हो रहा है, मेरा ये मानना है कि 800 से 850 तक के लेवल नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। रिलायंस भी एक ऐसी पिक होगी जो पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, और वहां पे भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर चलिए इन तमाम स्टॉक्स पे सलाह देते हुए हमारे मेहमान नीलेश, आपसे मुझे सुपर शेयर्स पर सलाह लेनी है, लेकिन इस खबर के बाद, क्योंकि अब वक्त आ गया है हमारी एक्सक्लूसिव खबर का। टेक्सटाइल सेक्टर के बाद ET नाउ स्वदेश की एक एक्सक्लूसिव खबर यहाँ पर जो RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विनिवेश से जुड़ी हुई है। RINL के विनिवेश पर जल्द अहम बैठक होगी जिसमें ट्रांजैक्शन और लीगल एडवाइजर के अंतिम चयन पर विचार किया जाएगा। और ET नाउ
स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, एक्सक्लूसिव जानकारी फिलहाल इस खबर को लेकर क्या है आपके पास? देखिए, ऐसा लग रहा है कि सरकार अब स्टील सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को काफ़ी तेज़ करना चाहती है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जो CGD है उसकी बैठक 8 तारीख को होने वाली है इसी हफ्ते। इसमें जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि कई अहम मसले हैं जिस पर फैसला भी होगा और चर्चा भी होगी। सबसे अहम तो ये कि जो RINL है जिसकी 100% विनिवेश का फैसला सरकार कर चुकी है, उसके लिए लीगल और जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर है उसके सिलेक्शन पर फाइनल मुहर लगेगा। जो कुछ फॉर्म्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दीपम को दे दिया है। इसके अलावा सोर्स हम ये भी बता रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 3 स्टील प्लांट्स जो हैं उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। आपको पता है कि 6 ऐसे स्टील प्लांट्स हैं जिसको कि इनिशियल फेज में सरकार ने शॉर्ट लिस्टेड किया है, जिसमें RINL के अलावा सेल के भी कुछ स्टील प्लांट्स हैं, जिसमें भद्रावती है या सलेम जैसे जो स्टील प्लांट्स हैं उस पर जो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है उस पर रणनीति बनेगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा NMDC और NINL भी है। NMDC के भी 2 स्टील प्लांट्स हैं जो कि अंडर प्रोसेस है। तो सरकार इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है कि कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर में 3 स्टील प्लांट्स के जो विनिवेश का जो टारगेट है उसको पूरा किया जाए। इस पर एक अहम बैठक है 8 तारीख को और उम्मीद की जा रही है कि CGD जो है कुछ अहम फैसले लेगी। चलिए, शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। सेंसेक्स के 1 लाख के स्तर को छूने की संभावनाओं पर मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर अग्रवाल रामदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका नज़रिया 30 से 40 साल तक का है और इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि उनका मानना है कि इकॉनमी अगले 40 साल भी तेज़ी से बढ़ सकती है। क्योंकि मैं 3 साल 5 साल का देख नहीं रहा हूँ, मैं तो नेक्स्ट 40 साल का देख रहा हूँ। भाई आपका लास्ट 40 साल में 100 का इंडेक्स हो गया है 60,000, तो 600 गुना बड़ा है। दिस इकोनॉमी हैज द सेम पोटेंशियल फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स। मेरा एक ही कहने का बस। अब उसमें से आप 10 रहे, 15 रहे, 20, जितनी श्रद्धा है उतनी मतलब आप कर सकते हो ना। यदि आप 30 साल के हो तो पूरा 40 साल रहोगे आप, और यदि मान लो 70 साल के हो तो ऊपर वाले की मर्जी है। ET स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से बातचीत के दौरान मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने भविष्य में निफ्टी के मजबूती की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 साल में टेक कंपनियों का हिस्सा काफ़ी बढ़ा है। आने वाले वक्त में भी डिजिटल कंपनियों की जो हिस्सेदारी है वो 20% तक बढ़ सकती है। 24% ऑफ द प्रॉफिट्स आर कमिंग फ्रॉम दिस थिंग। उसी कारण से एक 20-22% ऑफ द एंटायर मार्केट कैप इज विद द टेक कंपनीज एंड आपका नंबर 2 कंपनी 13-14 लाख करोड़ का TCS बन गया है। तो ये वैसे होने वाला है। आपका जो बैंक्स है, ये जो टेक कंपनीज है, एंड मेरे ख्याल से नया सेगमेंट आएगा। ये सब जो है वो तो है, लेकिन नया सेगमेंट आएगा जीरो से, वो होगा डिजिटल कंपनीज, और वो मेरे ख्याल से 20% होगा। सो 500 लाख करोड़ में से मिनिमम 100 लाख करोड़ जो है ना डिजिटल कंपनीज का आएगा। अब वो कौन से डिजिटल कंपनीज होंगे वो आप बताएं। और अब सेंट्रल बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक PCA से बाहर आने के लिए सेंट्रल बैंक ने RBI को प्रेजेंटेशन दिया है। क्या है तमाम डिटेल्स? एक्सक्लूसिव खबर के साथ अंकुर मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुर, बताएं क्या है खबर? जी हाँ, खबर ये है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसकी RBI के साथ मुलाकात हुई है। वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंटेशंस दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रेजेंटेशन इस बारे में है कि उनको PCA से कैसे बाहर निकाला जाएगा। आपको याद होगा 2017 में PCA कर्व्स लगे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर, जब उनके नेट NPA रेशियो, कैपिटल रेशियो और रिटर्न ऑन एसेट जो RBI का थ्रेशोल्ड है उससे काफ़ी नीचे चला गया था। तो अब कवायद ये है बैंक की तरफ से कि एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट किया जाए रेगुलेटर के सामने, ये बताने के लिए कि पिछले 1 से 1.5 साल से जो उनके कैपिटल रेशियोज़ हैं, नेट NPA रेशियोज़ हैं, वो RBI का जो PCA का मानदंड है
उससे काफ़ी नीचे आ चुके हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, जैसे नेट एनपीएस हैं वो लगातार 1 से 1.5 साल में 6% के नीचे आ रहे हैं। जो लेटेस्ट फिगर्स आए थे जून क्वार्टर में, वहां पे 5.09% था नेट एनपीए। इसी तरीके से जो सीआरएआर है वो 14% के ऊपर रहा जून क्वार्टर में। जो आरबीआई का मानदंड है वो 9% का है, उससे ऊपर होना चाहिए। इसी तरीके से रिटर्न ऑन एसेट पे एक इकलौती ऐसी चीज है जहां पर अभी भी कुछ खामी थोड़ी सी दिखती है, क्योंकि जो मार्च क्वार्टर में है बैंक ने लॉस प्रेजेंट किया था, उस वजह से आरओए नेगेटिव में था। लेकिन जून क्वार्टर में फिर से ये पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है। जो आरबीआई का मानदंड है वो करीब 0.25% के आसपास है। तो जैसे कि आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों से 3 बैंकों को पीसीए की श्रेणी से बाहर निकाला है। हम आपको ये भी बताएं कि पीसीए में जब बैंक होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे कर्व्स होते हैं, जैसे कि लेंडिंग कर्व्स होते हैं। तो बैंक का जो मेन बिजनेस है लेंडिंग का, वही नहीं हो पाता है, तो जाहिर सी बात है तो परेशानी होती है। इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि आरबीआई को अपना प्रेजेंटेशन दिया जाए कि वो उसके पास प्लान तैयार है प्रॉफिटेबिलिटी में आने का, अपने नेट एनपीए को कंट्रोल में करने का और साथ ही साथ ग्रोथ पाथ पर चलने का। शुक्रिया अंकुर तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। चलिए शो खत्म करें, उससे पहले हमें नीलेश जैन से जुड़ना है और उनके टेक्निकल सुपर शेयर कौन से हैं टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक वो बताएंगे। नीलेश बताएं, आपके सुपर शेयर्स में आज किन स्टॉक्स का नाम होगा? जी बिल्कुल, देखिए आज के सेशन में, और इनफैक्ट मैं कहूँगा पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो एक सेक्टर जो फिर से रिकवरी की संभावनाएं दिखा रहा है वो है आईटी। और आईटी के दिग्गज कंपनियों के नतीजे अगले सप्ताह आने वाले हैं, तो उसके पहले जिस हिसाब से एक्सेंचर ने नंबर प्रस्तुत किए थे, काफी अच्छे नंबर थे, उसके चलते चलते बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स की संभावना हमें नजर आती है। तो इसीलिए एचसीएल टेक्नोलॉजी ये एक पर्टिकुलर काउंटर होगा जिसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह होगी। इस पर्टिकुलर काउंटर में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है। 1275 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह होगी। 1360 शॉर्ट टर्म के लिहाज से, 1400 पोजीशन लिहाज से टारगेट्स होंगे। वहीं दूसरा काउंटर, हम पीएसयू स्टॉक्स की बात कर रहे थे, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो इसी पर्टिकुलर सेगमेंट की कंपनी बीपीसीएल, यहाँ पे देखिए एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। काउंटर आज के सेशन में ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट था, जो मेरा ये मानना है कि कल के सेशन में हमें देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली एक अच्छी बेट हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। 437 के स्टॉप लॉस से बीपीसीएल में खरीदारी करने की सलाह होगी। 455 के टारगेट्स होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपनी राय हमारे दर्शकों को बताने के लिए, अपने पिक्स दर्शकों को बताने के लिए। तो ये थी कल की तैयारी जो हमने आपको करवा ली है, लेकिन शो ख़त्म करें उससे पहले बताते हैं कि कल कहाँ कहाँ पर नज़र होगी, मार्केट नॉन मार्केट एक्शन कहाँ कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले आइनॉक्स विंड कल पूंजी जुटाने पर विचार करेगा और नज़ारा टेक कल पूंजी जुटाने पर यहाँ पर भी विचार होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ की कल अलॉटमेंट डेट है और यहाँ पर कल से आरबीआई की बैठक शुरू हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। साथ ही अमेरिका में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के आंकड़े भी कल के सत्र में आने वाले हैं। तो ये होगी वो तमाम बड़ी चीज़ें जहां पर नज़र बना के रखेंगे हम सब। इसी के साथ कल की तैयारी में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।